मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खासा गवर्नमेंट ने आटा और चीनी के स्कैंडल और उसके कमीशन के बाद एक कर्जा कमीशन बनाया था और अब एक तीसरा कमीशन है, इसको कहते हैं पावर कमीशन। ये एक पावर कमेटी बनी थी पिछले साल, उसकी आज रिपोर्ट जारी हुई, 278 सफात की रिपोर्ट है। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि इसके ऊपर भी एक कमीशन बनेगा। ये कमीशन क्या है, ज़ाहिर है इस पे हम आज प्रोग्राम करेंगे और ज़ाहिर है जो हजरात हमारे साथ तशरीफ रखेंगे आज वो इस पे बात करेंगे। लेकिन इसका ऐलान असद उमर साहब ने किया था और ये काबीना की मंजूरी के बाद किया। असद उमर साहब ने क्या कहा था, सबसे पहले हम वो मुलाहिजा खींचे। ये तमाम बिजली के जो मंसूबे हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट लिखी गई, उनमें से कोई एक भी मंसूबा जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त में ना उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ये काम किए गए जिसके बारे में ये रिपोर्ट लिखी गई है। ये पिछली हुकूमतों में पिछले दौर के अंदर होती रही है। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ निशानदेही की गई है कि ऐसे काम हुए हैं जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है और बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। इसलिए फैसला ये किया गया कि बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी फोरेंसिक ऑडिट करवाएगी। उसके लिए 90 दिन की मुद्दत पे आज इत्तेफाक हुआ है। जिसने भी कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी की, बेज़ाब्तियाँ की, वो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने जो भी तहकीकात के बाद आएंगे, जो वो सिफारिशात मुरतब करेंगे, उसके ऊपर हुकूमत पूरा अमल दरामद करेगी। हुकूमत ने यह फैसला एक पावर कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में किया। बेसिकली पिछले साल आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 9 अरकान थे और ये एक हाई पावर कमेटी थी। इस कमेटी ने पूरा साल लगा के कुछ सिफारिशात तैयार की, कुछ उन्होंने तहकीकात की और इन तहकीकात के मुताबिक 4,802 अरब रुपए पाकिस्तानी खजाने को या पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचाया गया था। और इनका यह कहना है, कमेटी का यह कहना है कि IPPs जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं और हुकूमत पाकिस्तान को इनसे 100 अरब रुपया वसूल करना चाहिए। ये हमारे आज के प्रोग्राम का इशू है और बड़े ही दिलचस्प किस्म के लोग हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इनकी हुकूमत ने यह फैसला किया। और मैं पहले बता दूं कि फैसला अच्छा किया गया है और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, स्काइप पे होंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने 1994 में सबसे पहले IPPs को पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट्स लगाने की इजाजत दी थी। खालिद मरसूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कराची में, ये स्काइप पे टेलीफोन पे हैं हमारे साथ। हब पावर कंपनी के CEO हैं और IPPs एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी। और ये भी आपको बताता चलो कि हब पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बिजली पैदा करने वाली कंपनी है और 3000 मेगावाट ये बिजली पैदा करती है और ये इनिशिएटिव सबसे पहले इन्होंने लिया था। खालिद साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, आपने कमेटी की रिपोर्ट तो आपने देख ही ली होगी, कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि कमेटी का ये कहना है, 278 सफात की रिपोर्ट है, उसमें ये कहना है कि IPPs जिनको इजाजत दी गई थी पाकिस्तान में 2 से लेके 15% तक उन्होंने ज्यादा लागत डिक्लेयर की अपने प्लांट्स की और उससे ज़ाहिर नेपरा से ज्यादा पैसे वसूल करते रहे आप। इस तरह कोयले के प्लांट्स जो उसमें 30 अरब रुपए आपने ज्यादा ओवर इनवाइसिंग की। फिर इसके साथ साथ 25 साल का गारंटीड प्रॉफिट, ये बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में दूसरे ममालिक में कम है, पाकिस्तान में 25 साल का नहीं होना चाहिए था। 2 साल में आपने 2 साल से कम मुद्दत में तमाम IPPs ने अपनी जो लागत थी वो वसूल कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट जो है उसका सिलसिला अभी तक जारी है। 50 अरब रुपए 50 अरब 80 करोड़ रुपए सारे IPPs पे खर्च हुए थे, जिसमें से 415 अरब रुपए अब तक आप वसूल कर चुके हैं। 350 अरब रुपए का बेसिकली इजाफी वसूली है और हुकूमत पाकिस्तान को या लोगों को या आवाम को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और ये 9 रुकनी कमेटी थी जिसमें किसी शख्स ने इख्तलाफी नोट नहीं लिखा था और इसमें 15% से लेकर 15% आप मुनाफा ले सकते थे, लेकिन आपने 50 से 70% मुनाफा लिया। तो अब ये फरमाइए सर, ये जो रिपोर्ट है किस हद तक दुरुस्त है और 100 अरब रुपया आप देने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, पहले तो शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम भी कोई वजाहत करें। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं,
मैं मेरा ख्याल है ये कहने में हक बजाने हूँ कि ये एक मुबैना रिपोर्ट है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने आईपीपी के खिलाफ कुछ तहकीकात करनी थी तो इसमें आईपीपी के नुमाइंदों को भी बुलाया जाता, उनसे भी डेटा लिया जाता, उनको भी बुला के उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाता। सर वो कमीशन करेगा ना जी, वो तो कमीशन करेगा। नहीं सर, मतलब अभी तो पहले रिपोर्ट जो आई है ना, रिपोर्ट जिस वक्त आप तहकीक करते हैं और उसके बाद आप बेपनाह इल्जामात लगाएंगे तो जिसके खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि वो आए, आके आपके जो भी ऑब्जर्वेशन हैं या आपकी जो भी तहकीक कह रही है उसमें दूसरी पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू लें। बहरहाल सर आपको नहीं बुलवाया गया, किसी बुलवाया आईपीपी गया, किसी नुमाइंदे को ना बुलवाया गया, ना कुछ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया, ना हमसे कोई डेटा लिया गया कि अगर आप कोई चीज तहकीक कर रहे हैं और आपको कोई चीज काबिल एतराज नजर आती है तो आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। बहरहाल वाटर अंडर द ब्रिज ये रिपोर्ट आ गई और उसके बाद जैसे ही ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी हमारे साथ शेयर नहीं की गई। तो पावर मिनिस्टर को मैंने आईपीपीए के प्लेटफॉर्म से लिखा कि क्योंकि ये रिपोर्ट डेफिनेटली लीक हुई और मीडिया में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वही जो इल्जाम जो आपने दोहराए वही दोहराए गए, हमने कहा कि जी आप हमें रिपोर्ट दें ताकि हम उसको एक एक पॉइंट को जिसपे आपने एतराज़ात उठाए हैं हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बयान करें। बहरहाल वो रिपोर्ट अब असद उमर साहब ने आज ऐलान किया है, हम बहुत खुश हैं और फोरेंसिक ऑडिट का भी कहा है, वो भी बहुत अच्छा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज पहले बताता चलूं आपकी तवज्जुह से कि हमें पहले जानना होगा कि ये आईपीपीज वही आईपीपीज हैं जिन्होंने मुल्क में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और उस वक्त गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के जो भी मुहर्रकात होते हैं उसकी बेस के ऊपर आप इनवाइट करते हैं कि इन्वेस्टर आए। वो ठीक है खालिद साहब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 50,000 रुपए लगा के आप 415 रुपए कमा लें। सर आज सुने ना, अब मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि जरा अगर आप मुझे मौका दें, क्योंकि पहली दफा मौका मिल रहा है कि अवाम भी सुने ना कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब ये तो एक मुबैना रिपोर्ट है कि इल्जाम है, मुझे आप 1 मिनट दे दें, मैं इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पावर सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं वो हाईली रेगुलेटेड होते हैं, वो मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर से गुजरते हैं। उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन उसको पॉलिसी इशू करती है, फिर उसके बाद पीपीआईपी जो है उसको एलओआई देती है वगैरह वगैरह, फिर आप नेपरा के पास जाते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, वो आपको एक पहले रेफरेंस टैरिफ देता है जिसकी बेस पर आप फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं। नहीं वो सर सही है, वो सही है, वो सर टेक्निकल चीजें हैं ना सर, लेकिन ये जब देखें ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये काबीना ये फैसला कर देती है कि चीनी एक्सपोर्ट कर दें, आटा एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन इसके बावजूद जब स्कैंडल बनता है तो वही हुकूमत पाकिस्तान उसके बारे में रिपोर्ट भी बनवाती है और उसके बाद उन लोगों का एहतसाब भी करती है। तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने अगर आपको इजाजत देती तो फिर उसके बाद आप मुसलसल करते रहे, अगर गड़बड़ होगी तो पकड़ा तो जाएगा। सर मैं वही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पावर प्लांट लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो जितने स्पॉन्सर्स हैं तो फिर दोबारा नेपरा के पास जाते हैं, वो छानबीन करते हैं कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की और आपने किस किस मद में कितना खर्चा किया, फिर वो आपका टैरिफ फाइनलाइज करते हैं। फिर जब ऑपरेशनल आईपीपीज होते हैं तो एक एक इनवॉइस जो है वो पहले नेपरा जो है उसको रेटिफाई करती है और फिर जो पावर परचेजर है उसको वो वेरीफाई करता है, तब जाकर कहते हैं कि आपको इतने पैसे जो है ना जो आपने बिजली बनाकर हमें भेजी है इतने पैसे आपको मिलेंगे। वो एक अलग बात है कि वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो एक उनकी एक असेसमेंट। अच्छा वैसे खालिद साहब आपने साथ रहना है, मैं दूसरे मेहमानों को भी साथ आपके शामिल करना चाहता हूं, लेकिन अब सवाल ये है, आपसे भी एक सवाल है, जाहिर है मैं दोबारा मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान आपको गिरफ्तार कर लेती है या इन्वेस्टिगेशन करती है या फिर आपको ये कहा जाता है कि ये जो 100 अरब रुपए आपने एक्स्ट्रा लिया है, 350 अरब रुपए का इशू है, वैसे 100 अरब रुपए गवर्नमेंट कह रही है वापस करें, तो आप वापस करेंगे या फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे? फैसल साहब वैसे ये फरमाइए, एक तो अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने, लेकिन दो जो पावर कंपनीज के मालिकान हैं वो तो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। नदीम बाबर साहब हैं, उनके 2 प्लांट्स हैं, ओरिएंट प्लांट है एक, दूसरा उनका एक छोटा प्लांट है। इसी तरह अब्दुल रज़ाक मेमन साहब हैं, वो खुद बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैबिनेट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं तो क्या उनका भी एहतसाब होगा? जी जावेद चौधरी साहब, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अस्सलाम वालेकुम। और दीगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, खालिद मंसूर साहब, नफीसा शाह साहिबा और देखने वाले तमाम ही नाजरीन के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमा में रखे। इस पे आने से पहले मैं बताऊं कि एक्सप्रेस टेलीविज़न और एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट चैनल
पे एक बहुत बड़ा, और बाकी दीगर चैनल्स पे भी परसों एक बहुत बड़ा टेलीथॉन होने जा रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शिरकत करेंगे, और वो होगा ये पीएम रिलीफ फंड के हवाले से। तो बढ़ चढ़कर इसमें 4 बजे जुमेरात को शिरकत करें सब, और अपनी तरफ से जो भी हो कंट्रीब्यूट करें। साथ में लोग घरों में बैठकर इंशाल्लाह। अब सर सवाल का जवाब दीजिए सर। जी मैं आता हूं। घरों में बैठकर एसएमएस भी कर सकते हैं 6677 पर, और 20 रुपए फी एसएमएस अतिया कर सकते हैं। चलें अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए चौधरी साहब, ये पहली हुकूमत है, पहले वजीर आजम है जो कि एहतसाब सबके लिए बराबर पे, शफाफियत पे, और हमने देखा माजी में जितनी भी हुकूमतें थी, कभी भी कोई रिपोर्ट्स अव्वल तो आती नहीं थी, आती थी तो उन्हें मंजर आम पे लाया नहीं जाता था, उससे पहले पहले आग लगा दी जाती थी, रिकॉर्ड जला दिए जाते थे, कुछ पता नहीं होता था। तो पहली तो क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है, कि जिस तरह पहले एक रिपोर्ट पब्लिक की, अब ये दूसरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की, तो ये पूरा क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि वो इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी, और इंश्योर करते हैं कि एहतसाब से कोई भी बालातर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब जो ये रिकमेंडेशंस आई, इसमें कैबिनेट में भी इस पे जायजा लिया गया, और जिस बीच ये जायजा लिया जा रहा था, तो क्योंकि कुछ नाम जो हैं इसमें बिजनेसमैन जो कि अब हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन जिस दौर की ये रिपोर्ट है तब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, बहरहाल उसके बावजूद उन लोगों ने मीटिंग से वो बाहर गए ताकि वो किसी किस्म का कोई भी इन्फ्लुएंस ना कर सकें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और नंबर 2, इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला किया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसका क्रेडिट जाता है। अब जो है कमीशन बनाने का फैसला किया है, जो कि ये कमीशन बनेगा, इंक्वायरी कमीशन, जो कि 90 दिन के अंदर पूरा। देखिए फैसल साहब, ये बहुत अच्छी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी एक सवाल है कि जो आईपीपीज होते हैं उन्होंने सॉवरेन गारंटीज ली होती हैं, सॉवरेन गारंटीज दी होती हैं। पाकिस्तान जो है वो जाहिर है इस तरह ऑल ऑफ सडन इनका ना तो एहतसाब कर सकती है और ना ही इनके प्रोजेक्ट बंद कर सकती है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बंद करेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में ये चले जाएंगे और वहां पर जाके पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनेगा। दूसरा ये कि इससे पहले भी गवर्नमेंट जब भी इस किस्म की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती थी तो ये बिजली का क्राइसिस पैदा हो जाता था पाकिस्तान में। अभी रमजान आने वाला है, ये मुझे खतरा ये है कि कहीं कमीशन बन गया और उसके साथ ही इन्होंने बिजली की पैदावार कम कर दी तो पाकिस्तान के अंदर तो बहरान पैदा हो जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान इनकी तमाम शराइत मानने पर मजबूर हो जाएगी। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां तक आपने बात की हमारे इस हवाले से कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी चीजों पे रहे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको एक फैसला करना है, या आपने इस मुल्क से करप्शन खत्म करनी है, बद इंतजामी खत्म करनी है, बदनवानी खत्म करनी है, तो आपको साफ और शफाफ तहकीकात करनी होंगी ताकि आगे से चीजें ठीक हों। इफ्स एंड बट्स नहीं होते। आपका ख्याल ये है कि आईपीपीस ने करप्शन की है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आप तहकीकात करते हैं, आपके पास इंक्वायरी कमीशन बनाया है, फोरेंसिक उसका पूरा ऑडिट होगा, सारी चीजें होंगी, और फिर जैसा कि आपने भी बताया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। सो लेट द प्रोसेस हैपन, क्योंकि आप जब देखेंगे पूरा और उसके बाद ही फिर आप किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये कि 1994 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली जमात थी जिसने आईपीपीस को इजाजत दी थी बिजली पैदा करने की। 3 फेजेस में हुआ, 1994 में हुआ, 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, और 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ये प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया गया कि वो पाकिस्तान में बिजली बनाए। तो ये जो शुरू होगा तो 1994 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू होगा, तो आप एक नए एहतसाब के लिए तैयार हैं? देखिए खान साहब के, अच्छा एक तो ये इसका प्लीज एको ठीक करा दें, मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है आपके फोन पे। जी पहले बात तो ये है कि बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हम अपनी इन पॉलिसियों पर एक रिपोर्ट होनी चाहिए। सिर्फ इस पर नहीं, प्राइवेटाइजेशन पर आप रिपोर्ट ले लें, कर्जे जिस तरीके से लिए गए हैं उस पर रिपोर्ट ले लें। अभी खान साहब ये तीसरी रिपोर्ट, पहले तो इसकी टाइमिंग पर मुझे बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत अहम चीजें हैं, बिल्कुल
और इन पे नजरसानी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। लेकिन इस वक्त 17 लोग, 20 लोग दिन में मर रहे हैं। और खान साहब जो है, इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट जरूर कहीं ना कहीं से इनिशिएट होनी चाहिए कि इस वक्त क्या लॉजिक था मस्जिदें खोलने का। इस वक्त क्या आपको कंपल्शन थी कि पूरी मईशत आपने खोल दी। मैं ये बिल्कुल हरगिज ये नहीं कह रही कि आप लोगों के जॉब्स जो है वो बंद करें। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि आप लॉकडाउन में नजरसानी ना करें। लेकिन जिस तरीके से खान साहब ये कर रहे हैं, तो एक आप पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं और उसमें आपका इस वक्त जो WHO क्या या ये चीजें वेट नहीं कर सकती। इस वक्त WHO आपको वार्न कर रहा है, सारे मुल्कों को वार्न कर रहा है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है और उसमें अगर रियासतें, हुकूमतें, नेशनल गवर्नमेंट्स ने होश के नाखून नहीं लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपका ख्याल ये डाइवर्जन है, जितने कमीशन बन रहे हैं डाइवर्जन है चाहिए कि इस वबा के लिए आप एक नेशनल यूनिटी क्रिएट करके इससे फाइट करें। तो आप एक तरफ आप मस्जिदें खोल देते हैं, फिर आप 20 नुकात, मुझे ये बताएं कि ये 20 नुकात जो हैं, लाखों मस्जिदें, इनको पता है कि मुल्क में कितनी मस्जिदें हैं और कहां हैं और उनको कौन रेगुलेट करता है। आपने एक लोगों को मैसेज दे दिया कि आप फ्री फॉर ऑल है, आप मुल्क में क्योस क्रिएट करने जा रहे हैं। अब आए इस रिपोर्ट के ऊपर। देखिए, बहुत अहम है कि ये रिपोर्टें हों, लेकिन एज आई सेड कोई और टाइम पर ये रिपोर्टें होनी चाहिए और उसमें पहले तो आप अपनी कारकर्दगी की हमें बताएं कि आपने जो वीट की रिपोर्ट शाया की या पब्लिक की और जो आपने चीनी की रिपोर्ट पब्लिक की, तो उसमें आपने अपने हल्के, अपने इर्द गिर्द लोगों को, दोस्तों को, यारों को, कैबिनेट वालों को क्या आपने एहतसाब उनका क्या किया? क्यों नहीं नैब ने उनका अरेस्ट किया? क्यों नहीं नैब ने उनके ऊपर JITs बनाकर और उनको अंदर हिरासत में लिया? ये बहुत, और इस रिपोर्ट का तो अब स्टार्ट कर रही है ना जी, नैब ने तो आज फैसला किया आटा और चीनी और उसके बारे में रिपोर्ट बनेगी एक और उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी ना। प्राइवेट पावर पॉलिसी की, और अगर आपको एक रिपोर्ट इसकी करनी है तो सिर्फ प्राइवेट पावर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, आप पूरा का पूरे एनर्जी के ऊपर आप एक रिपोर्ट करें। IPPs में यकीनन एक बहुत बड़ा डिबेट है। आई ऑल्सो थिंक कि उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए, कैपेसिटी पेमेंट्स के इश्यूज हैं वो डिस्कस करना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन ये तरीकेकार नहीं है कि इस वक्त मुल्क जो है इमरजेंसी का शिकार हो रहा है, लोग मर रहे हैं। आपका ख्याल ये है कि कुछ अरसे के लिए सस्पेंड करके हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कोरोना का खात्मा हो जाए, तो उसके बाद फिर इस किस्म के कमीशन बनाए। डॉक्टर साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद रोता। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खालिद मनसूर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये सॉवरेन गारंटीज हैं इसमें, और अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो ये IPPs बंद कर सकती है या किसी को गिरफ्तार कर सकती है या किसी का एहतसाब हो सकता है, यही या नहीं हो सकता? सर देखें, सॉवरेन गारंटी का मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदारी लेती है कि जितने IPPs या स्पॉन्सर्स हैं, जब वो बिजली बनाकर बेचेंगे और जो पावर परचेजर है अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता या पैसे नहीं देता, तो हुकूमत पाकिस्तान और उसमें भी जो सदर पाकिस्तान के बिहाफ पर ये सॉवरेन गारंटी दी जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये काफी अरसे से IPPs हैं, IPPs को लगे हुए भी 30 साल हो गए, कितनी दफा सॉवरेन गारंटी कॉल हुई है? जहां तक मेरी रिकलेक्शन है ये नहीं होती है। लेकिन मैं जो एक जरा बात की वजाहत करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि ये जो इल्जाम आते हैं ये पहली दफा नहीं लगे। अगर आप देखें जो 1994 की पॉलिसी पे पावर प्लांट लगे, तो उस वक्त भी यही था कि डे लाइट रॉबरी हो गई, जो हफ्तों का पहला प्लांट लगा था 1.6 बिलियन का, और उसके बाद इसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ भी नहीं निकला और फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उस वजह से वो छोड़ छाड़ के चले गए और इनका टैरिफ रीनिगोशिएट हुआ और जो गारंटी रिटर्न था उसको कम कर दिया गया। उसका फॉलो आउट क्या हुआ इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट से? कि उसके बाद 2002 की पॉलिसी आई और 2008 में, उस वक्त मैं एंग्रो में होता था, पहला प्लांट फिर हमने जो फॉरेन लेंडर्स हैं उनको लेकर आए, और मुल्क का फिर क्या हाल हुआ कि 12 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग, आपकी जो इकोनॉमी है वो टोटल डीरेल हो गई। आपका GDP जो 6, 6.5, 7% चलता था वो 3% पे आ गया।
कहने का मकसद ये है जी कि इस किस्म की चीजों से आपको बहुत गौर खौज करके और इसके जो इम्पैक्ट फ्यूचर एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट में क्या होंगे उनको मद्देनजर रख के करना है। ठीक है, अब सवाल ये है खालिद साहब, सवाल ये है कि अगर ये कमीशन बनता है और इन्वेस्टिगेट करता है तो इसके नुकसानात क्या होंगे इकोनॉमी को? नहीं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चंद गुजारिशात हैं। अगर देखिए ये पावर सेक्टर टैरिफ को समझना, पॉलिसी को समझना, हम तो ये खुशाइन बात है और हम इसको वेलकम करते हैं जो आज फैसला हुआ, एज लॉन्ग एज इसके ऊपर एक प्रॉपर रीनाउंड कंसल्टेंट, जिसमें टेक्निकल कंसल्टेंट भी हो, लीगल भी हो, रेगुलेटरी भी हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हो, उनको बुलाया जाए जो अनबाइज्ड हो, और उसके बाद ये डिटेल इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। और अगर जिस तरह का इल्जाम है क्रिमिनलिटी है तो सारे जो IPPs हैं उसको भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसमें से कुछ ना निकला, मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा हूं कि उसका फॉलो फिर क्या होगा इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट पे। हमारे मुल्क ने आगे चलना है और इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा 6 से 7% GDP जो है वो मुल्क हासिल करेगा। और उस तक अगर फिर पावर ना हुई और अगर हम फिर दोबारा मुल्क को अंधेरों में धकेलना है तो ये फैसला तो हुकूमत ने करना है कि वो किस तरीके से उस चैलेंज को फिर वो डील करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फैसल जावेद साहब, सर ये एक ख्याल है लोगों का कि आप डाइवर्जन की तरफ चले गए हैं। मतलब पिछले 6 दिनों में कोरोना में देखिए 3,231 मरीज निकले और 35% है ये पिछले का, और ये रोजाना के हिसाब से 538 बंदे बनते हैं। हलाकतें 85 हो चुकी हैं ये, और ये 44% है। अब सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। WHO ने आज वार्निंग दी है पूरी दुनिया को कि जो मुल्क लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। तो वो अपोजिशन का ख्याल ये है कि आप इन चीजों से डाइवर्ट कर रहे हैं। ये जितने कमीशन बनाए जा रहे हैं वो ये है कि फोकस जो है वो हटा दिया जाए कौम का कोरोना पे। तो ये हम कोरोना पे क्यों नहीं फोकस सर? फैसल मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल फैसल साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर नफीसा शाह साहब ये फरमाइएगा कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपका क्या ख्याल है कि दोबारा हम ब्लैकआउट की तरफ चले जाएंगे, लोड शेडिंग हो जाएगी फिर? देखिए पर्सपेक्टिव अगर इनका, पहली बात तो ये टाइमिंग गलत है। अगर आपको इस किस्म की एक लॉन्ग व्यू लेना है मुख्तलिफ इश्यूज की पॉलिसीज, फॉर इंस्टेंस शुगर इंडस्ट्री, उसके मरात अगर आपको देने हैं, या उसमें जो एक्सट्रैक्टिव एक एलिमेंट है जो रियासत से फायदे लेता रहा है, वो एलीट आप कहें या जो भी कहें, उसमें आप अगर देखें वीट प्राइसिंग, ये सारे इश्यूज जो हैं इसमें ये बहुत पेचीदा इश्यूज हैं। इनमें अगर रिफॉर्म्स आप लेके आना चाह रहे हैं और इनको आप, तो एक एंगल होना चाहिए कि हम इन इश्यूज को कैसे पॉलिसी मेजर्स लेकर इनको तब्दील करें, और उसमें आप पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें, एक सियासी कंसेंसस को इन्वॉल्व करें। क्योंकि अगर खान साहब ये समझते हैं, मुझे लगता है कि अभी तक खान साहब के वो इंतकाम वाली बू जो है ना, वो उनसे नहीं वो निकल पा रही। उनको वबा की कोई परवाह नहीं है लग रहा है, उनको इंसानी जानों का कोई फिक्र नहीं है, मुझे ये लग रहा है। उनको अगर फिक्र है तो अभी भी ये है कि आसिफ जरदारी साहब क्यों बाहर हैं, जेल में नहीं है। उनको ये शायद फिक्र है कि शहबाज शरीफ क्यों बाहर हैं, जेल में नहीं है। अभी तक उनकी वही इंतकामी जो एक जस्तजू है कि हम ऑपोजिशन को कैसे और खराब करें, कमजोर करें, वो अभी तक उनका जो वायरस है ना, वो अभी ये नहीं निकला। अगर वो इस सारी चीजों को डाइवर्जन तो नहीं है सर, कोरोना में फोकस करना चाहिए इसको पूरी कौम को, क्योंकि इनकी अपनी जो लेफ्ट एंड राइट के लोग हैं वो सारी चीजों में इम्प्लिकेटेड हैं। इनके एटीएम्स जो है वो इम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल ठीक, जो पॉलिसी देते रहते हैं, जो एडवाइस करते रहते हैं, वो सारे चीजों का जो रिपोर्टिंग चाह रहे हैं वो उसका हिस्सा है। उनके खिलाफ वो कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन करना चाह रहे हैं। तो ये जी अच्छा फैसल साहब, वैसे आपका नुक्ता आ गया जी। फैसल साहब, फैसला जवाब दीजिए सर। जी, अब इन्होंने बोल लिया, अच्छी बात है। अब मैं बोलता हूं, बात यह है डाइवर्टेड तो पहले दिन से ऑपोजिशन है। अभी तक सिंध के खास तौर पे जो वजीर आला हैं और बाकी ऑपोजिशन भी जो है वो भी, लेकिन खास तौर पे ये जो गवर्नमेंट में है सिंध में जिनकी हुकूमत है,
ये क्यों डाइवर्टेड है पहले दिन से? इनसे ये सवाल पूछते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, कोई टेक्निकल बात नहीं करते, ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रहे। अब 18वीं तरमीम कहाँ गई? 18वीं तरमीम का बड़ा ढिंढोरा पीटते थे, सूबे खुद मुख्तार हैं, अब 18वीं तरमीम की भी बात नहीं करते और आके ट्वीट्स कर देते हैं। वो बिलावल इस्लामाबाद आ गए हैं। सिंध का आप हाल देखें, कितना बुरा हाल है सिंध का। दही आबादी का तो इन्हें पता ही नहीं है। 70-75% से ज्यादा लोग गुर्बत की लाइन के नीचे हैं। कराची की किसी मच्छर कॉलोनी में कभी बिलावल गए नहीं, लियारी के इलाकों का कभी पूछा नहीं। अब कोरोना के हवाले से भी सियासत सियासत सियासत, ट्विटर पे खेलते रहो, सियासी गुफ्तगू करते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं घंटों पे पाबंदी, कोई एक टेक्निकल बात नहीं करते, ये नहीं बताते किया क्या है, ग्राउंड पे काम क्या किया है। बाकी सूबों के हमें वज़रा आला तो बहुत एक्टिव नजर आते हैं, ग्राउंड पे काम भी कर रहे हैं। बाकी सूबों के तो हमें वज़रा सेहत भी नजर आते हैं जो काम भी कर रहे हैं। तैमूर जगड़ा है केपी में काम कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में काम कर रही हैं, डॉक्टर मिर्जा हैं जो इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। लेकिन सिंध के तो वजीर सेहत का नाम भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। अभी बहुत से नाजरीन देख रहे हैं, गूगल कर रहे होंगे कि कौन है भाई सिंध का वजीर सेहत है कौन, किसी को पता ही नहीं है। काम नहीं करें, बस बातें करा लो। यहाँ पे तो काम हो रहे हैं, यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर रोजाना ब्रीफिंग देते हैं, रोजाना मीटिंग्स करते हैं, रोजाना कौन को आके बताते हैं, एक एक चीज बता दे कि हमने ये किया, ये किट्स, ये चीजें, ये वार्ड्स बना दिए, ये क्वारंटीन सेंटर्स बना दिए, इतनी इमदाद का काम कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दे रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ भी नहीं। फैसल साहब आपका नुक्ता आ गया, मैं जाहिर डायरेक्टर साहब से पूछूंगा लेकिन मैंने ब्रेक लेनी है उससे पहले। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता आपके पास भी छोड़ के जा रहा हूं कि जब हम पीक की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि मई का महीना जो शुरू है वो बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं, ज्यादा मरीज निकल आ सकते हैं। पिछले 6 दिनों में 35% मरीजों में इजाफा हो गया, 44% अमवात में इजाफा हो गया। तो इस वक्त तो हमें लॉकडाउन सख्त करना चाहिए था, WHO भी कह रहा है, लेकिन हम लॉकडाउन नरम करते चले जा रहे हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है? एक ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बेसिकली वो कहते हैं कि वफाक काम कर रहा है, गवर्नमेंट का ये कहना है, वफाकी गवर्नमेंट का ये कहना है, और वो कहते हैं कि बाकी इस तीनों सूबे भी काम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी तरफ से काम नहीं हो रहा, सिर्फ आप PR कर रहे हैं। देखिए सिंध, अगर सिंध इनको होश ना दिलवाता तो पता नहीं क्या यहाँ हालात हो जाते। और इस वक्त भी सिंध ही है जो पाकिस्तान का जो कॉन्शियंस है उसको उसकी अक्कासी कर रहा है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि वफाक सिंध कोरोना से लड़ रहा है या लड़ना चाह रहा है। अनफॉर्चुनेटली वफाक जो है वो सिंध से लड़ रहा है और वफाक जो है वो अपोजिशन से लड़ रहा है। ये इनकी यहाँ कोरोना की फाइट जो है उसका लेवल ये है। और मुझे हैरत है, मैं समझती हूँ कि ये इनकी कमजोरी को अक्कासी करता है या कमबख्ती को अक्कासी करता है कि एक हेल्थ मिनिस्टर जो इतनी कमिटेड है, जिनकी कारकर्दगी के ऊपर WHO, सिंध की कारकर्दगी को WHO ने सराहा है, सिंध की कारकर्दगी को बैनुल-अक़वामी तौर पर सराहा गया है। लेकिन ये लोग इतने कमजोर हैं या छोटा जहन है कि जो अच्छा काम कर रहा है सूबा उसको आप इनकरेज तो ना करें, आप बैठकर उसको डिस्करेज कर रहे हैं। लेट मी से दिस, और ये समझ लें कि आप एक सूबे को अलग करके और उसको क्रिटिसाइज करके आप वहां पॉलिटिक्स करके आप कोरोना से नहीं लड़ सकते। और अगर खुदा ना खास्ता सिंध में या किसी भी सूबे में कोरोना बढ़ गया तो ये आपका फेलियर होगा। ये आपके फिगर्स जो बैनुल-अक़वामी लेवल आप खुद कह रहे हैं, खान साहब खुद कह रहे हैं कि मई में स्पाइक होगा। क्यों स्पाइक होगा? क्योंकि आपने ऐसी पॉलिसी दी है कि स्पाइक होने जा रहा है। और लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इन 4-5 दिनों में केसेस डबल हो गए। कैसे डबल हो गया? क्या चेंज हुआ है कि डबल हो गए? और ये इनफैक्ट ये इस वक्त जो PTM में ये बात कहती हूँ कि एक वबा तो कोरोना है ही है, लेकिन एक वबा जो है, एक वायरस, वो PTI है इस मुल्क के लिए। और इसलिए इस वक्त ये मुकाबला ना ये नेशनल यूनिटी बरकरार करने में इनकी कोई कारकर्दगी है, न सूबों को इकट्ठा। इस वक्त सिंध जो है आपकी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप कह रहे थे नेशनल यूनिटी, तो सिंध ने कहा चले भाई आप खुले, हम आपकी पॉलिसी फॉलो करें। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बार-बार इन्फॉर्म कर रहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलतियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो कैपिटल, दो इश्यूज हैं फैसल, एक तो कोरोना की सिचुएशन सर वो आपके सामने है, बढ़ते चले जा रहे हैं मरीज, 6 दिन के अंदर 35% बढ़ गए और
जो 40% अमवात में इजाफा हो गया, ये वो चीज है। लॉकडाउन खोल दिया, मस्जिदें खोल दी, वही चीज है जिसका जाहिर है नतीजा कुछ ना कुछ निकलेगा। दूसरी तरफ ये जो आईपीपी का आपने इस वक्त इशू पैदा कर दिया है, गर्मियां हैं, गर्मियां बढ़ेंगी, 17,500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनकी। अगर ये हड़ताल कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं इसको, तो यहां पे तो एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा सर। नहीं, 90 दिन का तो टाइम है, उससे इंक्वायरी चलेगी, फोरेंसिक होगा, और सब इस पे एग्री करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो शफाफियत पे यकीन रखते हैं, और ऐसे ही कौमें आगे जाती हैं। इस तरह थोड़ी आगे जाती हैं कि आप पर्दा डालते रहें, जिस तरह पिछली नून लीग की हुकूमत ने किया। पहले तो नवाज शरीफ ने 480 अरब रुपए दे दिए, फिर वो जो नून लीग की दौर में 180 अरब रुपए बगैर ऑडिट के जो हैं कर दिए इन्होंने, और बिजली महंगी हुई, आवाम पर बोझ डाल दिया उसका कीमतों के हवाले से, और ये पूरे पावर पॉइंट्स लगाने के तमाम तर जो है इस पे इन्होंने डाका डाला है पूरा। लेकिन अब कहें जी छोड़ दे, मिट्टी पाओ, आगे चलो, 90 दिन है, फोरेंसिक रिपोर्ट होगी, हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है कि पहली हुकूमत है जो पब्लिक कर रही है चीज़ों को, शफाफ तरीके से सारी चीज़ें कर रही है, और सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि फोरेंसिक होना चाहिए। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। ये लोग तो डाइवर्जन के लिए इनका तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, माजी में इन्होंने वो इस मुल्क के साथ किया है कि हर चीज़ को ये कहते हैं डाइवर्जन। पूरी तरह से फोकस है कोरोना के ऊपर। कोई है ऐसा मुल्क में लीडर, किसी भी सूबे में कोई वजीर आला हो, सिंध के वजीर आला का मैंने आपको बता दिया है, बाकी दुनिया में आप हिंदुस्तान के वज़ीर आला को भी देख लें, उनको कंपेयर कर लें आप इनके वजीर आला से और हमारे सूबों के वज़ीर आला से, और फिर कंपेयर कर लें उनकी कारकर्दगी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कारकर्दगी फोकस के एतबार से। जो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है वो इमरान खान की कर रही है कि पाकिस्तान ने अच्छी तरह से मैनेज की हैं चीजें, और जो पिसा हुआ तबका है, जो गरीब तबका है, जिनका मैं पहले कह रहा हूँ, ना बिलावल मच्छर कॉलोनी गए, ना उन्हें लियारी के लोगों का पता, ना उन्हें अंदरूनी सिंध की किसी देही इलाके का पता, वो खुद आके इस्लामाबाद बैठ गए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। अवाम का एहसास इन्हें कभी था ही नहीं, कभी भी नहीं था, और अब आके इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। हम तो ये कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आओ टेक्निकल चीजें तो बताओ ना, अपना ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं वो तो बताएं ना। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर रोजाना की बुनियाद पे कोरोना पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं, टेक्निकल चीजों के हवाले से कौम को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं कि ये इकदाम करें, ये कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो आपने असरात देखे, हम तो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मेजर लेने पड़ेंगे लोगों के लिए, और ले रहे हैं, जिससे अब पहले मरने में क्या है, ये वो मुल्क है जो इमरान खान ने पहली तकरीर में कहा था, ये वो मुल्क है जहां पे आप इस तरह से बिल्कुल लॉकडाउन कर देंगे। यहाँ दिहाड़ीदार हैं, रेडी वाले हैं, मेहनत कश तबका, मजदूर हैं, उनके लिए करना है। हमने अभी 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 12,000 फी खानदान जो किया, साथ में मेजर्स लिए, ये सारी चीजें साथ करना है। कोरोना से करते करते लोगों ने भूख से मर जाना है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन इनमें कोई भी इतनी बेहिसी है इन लोगों में कि अभी आके सियासत करें। ब्रेक लेने मैं उसके बाद खालिद साहब की तरफ भी आऊंगा। खालिद साहब, आपके मुतालबात क्या हैं, आप चाहते क्या हैं? एक सवाल है आपके पास छोड़ के उस ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खालिद साहब, ये फरमाइए सर, आपके मुतालबात क्या हैं, आप क्या चाहते हैं सर? सर, पहली चीज तो यह है कि जो आपने एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मैं उसकी थोड़ी सी क्विकली क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। देखिए जी, आप जो कह रहे हैं कि अगर आईपीपी ने स्ट्राइक कर दी और आगे रमजान आ रहा है, हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आईपीपी ने स्ट्राइक की हो और मुल्क को बिजली मुहैया न की हो। हम बिजली देने वाले हैं, हम अंधेरे कम करने वाले हैं। 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। हमारी याददाश्त दरअसल बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं कि जिस वक्त ये लोड शेडिंग होती थी तो वो कितना बड़ा एक मैनेज था जिसको हल किया। दूसरी बात, आपने कहा कि जो आईपीपीज हैं ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक हमारा डिस्प्यूट हुआ था और उसमें यह था कि पावर परचेजर ने अपने हमारे जो पावर परचेज एग्रीमेंट को उन्होंने उसको वायलेट किया था। लोकल आर्बिट्रेशन हुई, उसने हमारे हक में फैसला दिया। आर्बिट्रेटर पावर परचेजर जो है उसने खुद अपॉइंट किया था। जब उन्होंने उस फैसले को मानने से इनकार किया तो हम लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए। ये 9 आईपीपीज का मैं केस बता रहा हूँ। वहां पर भी जी बिल्कुल वाटर टाइप डिसीजन दिया आईपीपीज के हक में। हम वापस आए, पावर डिवीजन ने हमें बुलाया, उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी में यह है हम अपने मसाइल बाहमी तौर पर हल कर लें। ठीक, हम उनके साथ बैठे, हमने कहा कि हम ये अपना जो हमारा जो डिमांड है हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, और इसके अलावा हमने उनको काफी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करेंगे सर आप? सर, कॉपरेट ये करना तो मुस्तकबिल की बात है, माजी में भी हमेशा कॉपरेट किया है। और हमने ये तो बहुत अच्छी बात है खालिद साहब।
ये तो मेरी बहुत बात अच्छी सुनिए, बात है फिर तो। डॉक्टर साहब एक सेकेंड, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर हम तो तैयार हो गए वो सारी रिलैक्सेशन देने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको अप्रूव ना कर पाई। अब वहां पे हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है जी ट्रांसपेरेंसी। हमारा ओके। मुतालबा ये है कि ये इसको 2 डिकेड्स हो गए इल्जामबाजी को, और जो मीडिया ट्रायल जो होता है, ये जो बड़े बड़े हम जैसे इन्वेस्टर हैं, इससे हमारे भी लेंडर्स हैं जो इन चीजों को बहुत बेचैनी से देख रहे हैं। हमने तकरीबन $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। सर के अंदर वी आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, जो हम इंडिजिनस कोर्स के ऊपर वहां पे प्लांट लगा रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जी फॉरेंसिक ऑडिट करें, जिस तरह मैंने पहले तजवीज दी थी। सर वो तो गवर्नमेंट कर रही है सर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसके लिए चेयरमैन भी अच्छा मुंतखब करेंगे और अच्छी बात है, ये एक बार खत्म होना चाहिए इशू। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कोरोना में आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मजीद क्या करना चाहिए? देखिए मेरे भाई अभी ये बहुत सराह रहे थे कि टेक्निकल काम इन्होंने किया है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि वजीर आजम ने इतना अच्छा टेक्निकल काम किया है कि इस पे तारीख लिखेंगे, बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे। WHO जो है वो अपनी बहुत अच्छे से केस स्टडीज लिखेगा। उन्होंने 4 मुख्तलिफ वेव्स में कोरोना फैलाया है। पहला कोरोना उन्होंने जो फैलाया टेक्निकल तरीके से, वो ताफ्तान के जायरीन को मिस हैंडल किया है उन्होंने। दूसरा वेव जो उन्होंने इस मुल्क को इन्फेक्शंस का दिया है, वो बेचारे तबलीगी जमात वालों को छोड़ दिया उन्होंने कि आप गैदरिंग करें, हालांकि ऑल गैदरिंग्स शुड हैव बीन बैंड। वो सारे मुल्क में बेचारे घूमे हैं 8000 से ज्यादा, और उसमें आप देखें कि हर सूबे में इन्फेक्शंस का एक नया राउंड खुला है। ऐसे मैं माजूद चाहता हूँ, वक्त तीसरा खत्म हो गया। उन्होंने खौसत आपने गुफ्तगू सुनी, इसलिए आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।